और देखिए, आज देवभूमि उत्तराखंड अपनी स्थापना के 25 साल पूरे कर रहा है और ये 25 साल संघर्ष भरे रहे हैं, खुशहाली भरे रहे, तरक्की भरे रहे। पर्यटन के साथ साथ प्रगति की रफ्तार देवभूमि ने देखी है। अब इसी रफ्तार को आगे बढ़ाने के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तराखंड में हैं, जो करोड़ों की सौगात देकर प्रदेशवासियों को खुशहाल करेंगे। तो देखिए, प्रदेश अपना 25वां स्थापना दिवस मना रहा है। उसको लेकर लगातार तस्वीरें आप तक साझा भी कर रहे हैं कि किस तरह से तस्वीरें सामने जहां पर पीएम मोदी पहुंचे हुए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी लगातार बच्चों से मुलाकात करते हुए तमाम लोगों से मुलाकात कर रहे हैं और ऐसे में प्रदेशवासियों को ढेरों शुभकामनाएं, बधाई दी जा रही हैं। अब से कुछ ही देर बाद उन तस्वीरों का इंतजार किया जा रहा है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर विराजमान होंगे और मंच से रजत जयंती के इस खास कार्यक्रम को लेकर अपने संबोधन में देवभूमि वासियों को लेकर महत्वपूर्ण बातों का जिक्र करेंगे। नीरज कोहली जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं चर्चा करने के लिए, जो कि वरिष्ठ पत्रकार है। सर, बहुत स्वागत करती हूँ हिंदी खबर में आपका। चूंकि सर, सबसे पहला तो रिएक्शन यही लूंगी और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। चूंकि रजत जयंती आज मनाई जा रही है देवभूमि में और हर उत्तराखंड वासी के लिए बहुत ज्यादा गौरवान्वित कर देने वाला पल होता है। कई लोग ऐसे हैं जो खुद इस कार्यक्रम को लेकर उत्तराखंड में यहाँ पर साक्षी बनते हुए नजर आए हैं, जहां पर पीएम मोदी की उपस्थिति है। लेकिन इन 25 सालों में उत्तराखंड में आपने क्या बदलता हुआ देखा? ऋतु देखें, पहले तो सबसे पहले आपको और जितने भी जो हमारे प्रदेशवासी हैं या हमारे जो देश के लोग हैं उनको हमारे आज राज्य स्थापना दिवस की बहुत बहुत बधाई और बहुत शुभकामनाएं। और विशेष तौर पर हम रजत जयंती वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं, इसके लिए भी बहुत बधाई और बहुत शुभकामनाएं। देखिए कि 9 नवंबर 2000 को देश में 3 नए राज्यों का गठन हुआ, जिसमें छत्तीसगढ़, जी। झारखंड और उत्तराखंड। 9 नवंबर 2000 से उत्तराखंड की यात्रा शुरू हुई और ये यात्रा 25 वर्ष की पूरी हो चुकी है। हम्म। जहाँ से हम शुरू हुए थे इस राज्य की यात्रा में, तो उस दौरान 4,500 करोड़ रुपए का इस राज्य का बजट था जब यह राज्य बना था। आज 25 वर्षों में 20 गुना से ज़्यादा लगभग इस राज्य का जो बजट का आकार है वो 1 लाख करोड़ से ऊपर पहुँच गया है। इन 25 वर्षों में हमने पर्यटन के क्षेत्र में और जो तमाम हमारे सेक्टर जी। हैं, चाहे धार्मिक पर्यटन की बात हो या हवाई सेवाओं की बात हो, रेल कनेक्टिविटी की बात हो, रोड कनेक्टिविटी की बात हो, बिजली के क्षेत्र की बात हो, तमाम ऐसे सेक्टर्स हैं जिन सेक्टर्स में, क्योंकि हमारे यहाँ जो पर्वतीय क्षेत्रों, हिमालय जो स्टेट है, वहां पर आपके पास जल, जंगल, पहाड़, हम्म। 3 चीजें हैं। यही आपको प्रकृति ने दे रखी हैं और इन्हीं का आपने अच्छी जी। तरह से रोड मैप बना के इसी को आपने आगे बढ़ना है। तो बारी-बारी से जो सरकारें यहाँ रही हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी की रही, चाहे कांग्रेस की रही, इन दोनों सरकारों को बारी-बारी से लोगों ने मौका दिया। अपने-अपने तौर तरीकों से इस राज्य को आगे बढ़ाने की कोशिश की है। 25 वर्षों में राज्य आगे बढ़ा है, तरक्की की है इस राज्य ने, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मेरा ये मानना है कि अभी भी हमें बहुत कुछ करना है। बिल्कुल। बहुत कुछ इसलिए करना है क्योंकि इस राज्य की जो आत्मा है और जो इसका जो आप कहेंगे कि प्राकृतिक स्वरूप और जो हमारी जो दिक्कतें थी, जो सामाजिक कठिनाइयाँ थी, वो सारी की सारी जो है पर्वतीय जनपदों में है। और 13 जनपदों वाला ये राज्य, हम्म। 4 इसमें मैदानी जनपद है और 9 जनपद इसमें पर्वतीय क्षेत्र के हैं। और उत्तर प्रदेश से अलग होने के पीछे का मकसद भी यही था, क्योंकि जब हम अविभाजित उत्तर प्रदेश का हिस्सा थे, तो यहाँ तमाम तरह की दिक्कतें और तमाम तरह की परेशानियां रहती थी पहाड़ी क्षेत्रों में, जिसकी लो जो है लखनऊ से वहां तक पहुंच नहीं पाती थी। इसलिए लोगों ने अपनी सामाजिक दिक्कतों के लिए, अपनी सामाजिक समस्याओं के समाधान के लिए संघर्ष किया। निश्चित तौर तमाम पर। लोगों ने अपना और देखिए बलिदान सर, दिया, भौगोलिक शहादत दी। दृष्टि से भी अगर हम और उत्तराखंड को इस देखने की कोशिश करें, चूंकि पहाड़ी राज्य है और पहाड़ी राज्य में जब विकास को लेकर कुछ भी कदम उठाए जाते हैं तो ये अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती होती है कि अगर कोई ऐतिहासिक कदम उठा दिया जाए पहाड़ी राज्य में, कहीं ऐसा ना हो कि उसका नुकसान हो जाए और उत्तराखंड के लोगों को नुकसान हो। इस चीज का विशेष तौर पर ध्यान भी रखना पड़ता है। तो फूंक फूंक कर हर राज्य सरकार ने यहाँ पर कदम उठाए, चाहे कांग्रेस का शासन रहा हो या बीजेपी का। एक खास मेहमान और हमारे साथ जुड़े हुए हैं रविंद्रनाथ कौशिक जी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर, आपका भी बहुत स्वागत करती हूँ हिंदी खबर में और शुरुआत इसी सवाल के साथ कि इन 25 सालों में आपने उत्तराखंड को किस तरह से बदलता हुआ देखा? देखिए, उत्तर प्रदेश जो है वो भारत का सबसे बड़ा राज्य हुआ करता था उत्तराखंड बनने से पहले। हम्म। तो हम पाते हैं कि एक टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती थी अर्थशास्त्र में
बीमारू प्रदेश, जी। तो उसमें उत्तर प्रदेश सबसे पहले आता था, बिहार भी आता था, राजस्थान भी आता था। अब बिहार को छोड़ कर के बाकी जो है सबकी स्थिति सुधरी है। अब उत्तराखंड की स्थिति उत्तर प्रदेश में ये थी कि जैसे एक गरीब घर में बहुत सारे बच्चे हों, तो सबके सब कुपोषण के शिकार होते हैं। बिल्कुल। उत्तर प्रदेश में जैसे उत्तराखंड अलग राज्य बनने का आंदोलन चल रहा है, चला, इसी के पैरेलल जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उसका आंदोलन भी चल रहा। उसकी जो है एक बड़ा कारण ये था कि जो हाई कोर्ट है इलाहाबाद में, वो प्रदेश के एक कोने में पड़ता है। उसकी एक बेंच लखनऊ है। जी। उत्तर प्रदेश का जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, वो एक तरह से इलाहाबाद के वकीलों का एक तरह से ग्राहक बेसमेंट था। तो उत्तराखंड का जो पर्वतीय क्षेत्र था, उसकी स्थिति इससे भी ज्यादा खराब थी। उत्तर प्रदेश के लिए उत्तराखंड जो है सिर्फ आपका तीर्थ यात्रा का स्थल था। तीर्थ यात्रा में भी ऐसी थी कि जो तीर्थ यात्रा पे आते थे वो तो अपना जो है पिंडदान करके आते थे। इतनी कठिनाई थी, पैदल लोग आते थे, कठिनाइयां थी, वापस जाएंगे नहीं जाएंगे इसका जो है कोई ठिकाना नहीं था। मुझे याद है कि 1984 में मैंने एक डिबेट में भाग लिया था, वो मैंने जीती भी थी। तो वो था कि भाई गढ़वाल की गरीबी के पीछे खराब योजनाएं जिम्मेदार हैं। उस समय यहाँ की अर्थव्यवस्था थी मनी ऑर्डर बेस्ड। लोग जो है बाहर काम करते थे, नौकरी करते थे, वो मनी ऑर्डर भेजते थे, उससे जो है हम लोगों के घर चलते थे। अब जैसा कि अभी नीरज जी ने बताया है कि जब राज्य बना तो इस गढ़वाल कुमाऊं की जो अर्थव्यवस्था थी वो 14,000 करोड़ रुपए थी कुल मिलाकर। आज की तारीख में इस प्रदेश की अर्थव्यवस्था जो है वो 3.25 लाख करोड़ है। तो ये सब यहाँ पे विकास हुआ है, अर्थव्यवस्था आगे बढ़ी है जी। तो ये उसी के कारण है। बिल्कुल। कमियां कहाँ आती हैं, जैसे देहरादून जो है वो माध्यमिक शिक्षा का केंद्र जो है आपके अंग्रेजों के समय से ही था। दून स्कूल यहाँ पे है, ब्राइटलैंड स्कूल यहाँ पे है, कर्नल ब्राउन यहाँ पे है, लेकिन इससे ऊपर जो उच्च शिक्षा है वो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं है। यहाँ पर जो है वो विश्वविद्यालय खुले हैं दुनिया भर के, लेकिन वो बड़े निश्चित तौर पर टाइप की हैं जी। तो पहले जो हमारे मुख्यमंत्री हुए पंडित नारायण दत्त तिवारी, उन्होंने इस दिशा में शुरुआत की, दून यूनिवर्सिटी की स्थापना की है। वहाँ मानक जो है वो शिक्षा मिलती है, लेकिन प्राइवेट जो विश्वविद्यालय हैं जितना उनका जो है वो बिल्डिंगें खड़ी कर पाए हैं, जितना वो प्रचार करते हैं, जैसी रणनीति बनाते हैं, वैसे सरकारी विश्वविद्यालय नहीं बना पाते। पंतनगर यूनिवर्सिटी जो है वो अंग्रेजों के समय से बनी हुई है, कृषि विश्वविद्यालय है, लेकिन उसका रखरखाव जो है हमारी राज्य सरकार नहीं कर पा रही है। वो आगे बढ़ सकती थी, वो देश दुनिया के कृषि क्षेत्र को उस पर योगदान दे सकती थी, लेकिन वो नहीं हो पाया। अर्थव्यवस्था हमारी बढ़ी, उसमें जो है सबसे मुख्य अंग है तीर्थाटन और पर्यटन, उसकी भी गुंजाइश है। हमारी सरकारों ने संकल्प किया था कि नए हिल स्टेशन जो है वो हम डेवलप करेंगे। आज तक एक भी नया हिल स्टेशन जो है यहाँ की 25 साल में इतनी सरकारें रही हैं, कोई भी डेवलप कर नहीं पाया। बिल्कुल। और जो भी स्टेशन है वो अंग्रेजों के समय के। बिल्कुल। और इसलिए कहा जा रहा है कि अभी कुछ ऐसे काम जरूरी हैं जो सरकार को करने होंगे और कड़े कदम उठाने होंगे, ताकि उत्तराखंड जिस तरह से धामी सरकार की तरफ से संकल्प लिया गया है कि जब राष्ट्र 2047 में विकसित राष्ट्र कहलाएगा तो उस दौरान उत्तराखंड वासियों की और उत्तराखंड की एक अलग भूमिका देखने को मिलेगी। ऐसे में एक बार फिर से नीरज कोहली जी आपके पास आते हुए, सर चूंकि देखिए कई ऐसे मुद्दे, आपने भी उसी बात का जिक्र किया गया और रविंद्रनाथ जी की तरफ से भी उसी बात का जिक्र किया गया कि कुछ ऐसी चीजें हैं जिस पर प्रारंभिक तौर पर काम करना पड़ेगा, क्योंकि
क्योंकि अभी सब कुछ संपन्न नहीं हो पाया है उत्तराखंड वालों के पास भी। लेकिन सवाल ये कि सर एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जिस पर सरकार लगातार गंभीर है, क्या वो स्थिति बदलती हुई नजर आएगी, और वो है पलायन। ऋतु देखें, जिस पहले चरण में जो मैं आपसे चर्चा कर रहा था, बात घूम के वहीं आ जाती है। इस राज्य के बनाने के पीछे और संघर्ष मकसद यही था कि इस पर्वतीय राज्य के जो पहाड़ी क्षेत्र है वहां पर किसी ना किसी तरीके से ठीक है सर, मैं आपके पास लौटूंगी। इस बीच देखिए वो तस्वीरें अब सामने आ रही है जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो उत्तराखंड की महिला और जो लोग पहुंचे हुए हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं, उनसे जान रहे हैं उत्तराखंड की संस्कृति के बारे में, परंपरा के बारे में, और उनसे बातचीत करते हुए हर युवा की बात भी यहाँ पर पीएम मोदी की तरफ से सुनी जा रही है। और अगर तस्वीरों को देखेंगे तो यहाँ पर हर वर्ग का जो व्यक्ति है वो पहुंचा हुआ है, चाहे महिला हो, पुरुष हो या फिर बुजुर्ग लोग हो, वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं। उन्हें रजत जयंती के इस खास महोत्सव को लेकर ढेरों शुभकामनाएं और बधाई दी जा रही है। ऐसे में नीरज कोलिशिया, मैं चाहूंगी सर आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए पहले। इस राज्य के बनने के बाद का जो मकसद था और जो रोड मैप था, वो एक्चुअल रोड मैप यही था कि जल जंगल पहाड़ का संरक्षण करते हुए वहां एक संतुलित विकास हो। पहाड़ों में जो लोग रहने वाले हैं उनको बुनियादी सुविधाएं मिले, पानी मिले, बिजली मिले, सड़क मिले, उनको अच्छी शिक्षा मिले, उनको अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिले, वहां पर इंडस्ट्री लगे, वहां पर टेक्निकल एजुकेशन अच्छी हो, वहां पर हायर एजुकेशन अच्छी हो, लोगों को रोजगार मिले। ये सब चीजें अगर वहां हम विकसित कर देते हैं 25 वर्षों में अच्छी तरीके से, तो मुझे लगता कि पलायन अपने आप रुक जाता। मैं सरकारों की नीयत पर, सरकारों की मंशा पर सवाल नहीं उठा रहा हूं, लेकिन कहीं ना कहीं ये जरूर कमी रही है कि सरकारों ने जो पहाड़ों के लिए, पर्वतीय क्षेत्रों के लिए जो रोड मैप बनाया, जो रणनीति बनाई, वो कहीं ना कहीं कारगर साबित नहीं हुई। उसका वो असर, वो इफेक्ट धरती पे, जमीन पर दिखा नहीं। अगर दिखा होता तो आज जो हमारे राज्य के जो 9 पर्वतीय जनपद हैं उनकी तस्वीर कुछ और होती। आप देखेंगे कि जो हमारा प्रदेश में पिछले 25 वर्षों में जो डेवलपमेंट हुआ है, वो ऐसा लगता है कि वो विकास जो है देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल और उधम सिंह नगर तक सीमित रह गया है। सारी एजुकेशन, हायर एजुकेशन यहाँ मिलेगी आपको, टेक्निकल एजुकेशन इन 4 जनपदों में मिलेगी, मेडिकल एजुकेशन आपको इन 4 जनपदों में मिलेगी, आपको इंडस्ट्री इन 4 जनपदों में मिलेगी। जितनी भी सुविधाएं विकसित हुई हैं, जो तमाम चीजें विकसित हुई हैं, वो ज्यादातर इन 4 जनपदों में ही हुई है। तो इसकी वजह से जो जिन जिन हमारे जो राजनीतिक जनप्रतिनिधि थे, जिनके कंधे पर ये जिम्मेदारी थी कि वो पहाड़ी क्षेत्रों में पलायन को रोकें और वहां पर अच्छे तरीके से वहां के लोगों को जो बुनियादी सुविधाएं हैं वो उपलब्ध कराएं, उसके लिए अच्छा रोड मैप बनाएं, लेकिन वो उस तरीके से कर नहीं पाए। और वजह ये है कि पहाड़ों से लोग पलायन कर करके या तो नीचे के जनपदों में आके बस गए हैं, या फिर उनके जो आगे की जनरेशन है, जो आगे के बच्चे हैं, वो पढ़ाई लिखाई करके दूसरे राज्यों में चले गए काम करने के लिए, कि उनके पास पहाड़ों में कुछ ज्यादा विकल्प रहा नहीं है। और तमाम कोशिशें की हैं सरकारों ने, अलग अलग तरीके से कोशिशें की हैं, लेकिन उसका उतना प्रभाव पर्वतीय जनपदों में नजर नहीं आया है। और दूसरी बात, एक अहम बात ये कहना चाहूंगा, इस राज्य के साथ एक सबसे बड़ा थोड़ा सा सेटबैक ये भी रहा है कि पिछले 25 वर्षों में यहाँ राजनीतिक अस्थिरता जो है वो भी विकास में बहुत बड़ी बाधा बनी है। कोई ऐसा राज्य नहीं होगा देश का जहां 25 वर्षों में 12 मुख्यमंत्री बदल गए हों। आज के दिन मुझे इस तरह की बात नहीं कहनी चाहिए, लेकिन ये सच्ची और कड़वी बात है कि हमने 25 वर्षों में 12 मुख्यमंत्री देख लिए। क्योंकि जब जब आप पॉलिटिकल अस्थिरता आ रहेगी स्टेट के अंदर, तो आपके विकास के काम बाधित होंगे, आपका विकास का काम रुकेगा। और एक ये भी बड़ा कारण रहा है। दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि राज्य मिला, लेकिन हम राज्य का मुख्यालय तय नहीं कर पाए। झारखंड और छत्तीसगढ़ बनने के बाद ही वहां की कैपिटल तय हो गई थी। हम पिछले 25 वर्षों में राजनीतिक कारणों से हम आज तक अपना मुख्यालय, अपनी कैपिटल, स्थायी जो हमारी राजधानी है, वो तय नहीं कर पाए। तो ये सब चीजें, इन सब चीजों को जो गलतियां, कमियां हमने की हैं, उनमें कहीं ना कहीं हमें उसको सुधारना पड़ेगा। और उन्हीं को, और पर्वतीय जनपदों की आपने पलायन की बात की, तो उसके लिए मुझे लगता है कि अच्छे तरीके से अभी हमें देखना पड़ेगा कि क्या वजह है कि हम कर भी रहे हैं लेकिन उसका असर नहीं दिख रहा। तो उसके लिए एक अच्छी रणनीति, अच्छा रोड मैप हम लोगों को बनाना पड़ेगा। ऋतु देखें, देश के अन्य राज्यों से अगर पॉलिटिकल दृष्टि से देखेंगे तो हो सकता है इस राज्य का कद छोटा हो, 70 विधानसभा की सीटें और 5 लोकसभा की सीटें हैं, लेकिन
अपनी खूबसूरती की वजह से, अपनी प्राकृतिक सुंदरता की वजह से और तमाम विशेषताओं की वजह से, धार्मिक पर्यटन की वजह से, पर्यटन की वजह से इस देश की दुनिया के नक्शे पर एक अपनी अलग साख है। बिल्कुल। पूरे देश दुनिया से यहाँ लोग पांचों धामों में दर्शन करने के लिए आते हैं और बहुत सारे केंद्र सरकार के मुख्यालय अंग्रेजों के जमाने से देहरादून में है। तो स्कूलिंग की बात अभी कौशिक जी ने की है, पूरी दुनिया, देश के अंदर नहीं पूरी दुनिया के अंदर यहाँ की प्राइवेट स्कूलिंग जो है वो प्रसिद्ध है। लेकिन उस हिसाब से उस अनुपात में, उस अनुरूप हम टेक्निकल एजुकेशन, हायर एजुकेशन नहीं दे पाए। बच्चे स्कूलिंग यहाँ से करते हैं और पढ़ने के लिए पूना जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, बॉम्बे जाते हैं, बेंगलोर जाते हैं, नोएडा जाते हैं। तो ये सब कमियां हैं। ये सब ऐसा नहीं है कि केंद्र सरकार की हमें मदद नहीं मिली या नहीं मिल रही है, भरपूर मदद मिल रही है। तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं रोड मैप में कमी है और उसको इंप्लीमेंट करने में कहीं ना कहीं कमी है। तो आज ये रजत जयंती जो वर्ष है, मुझे लगता है इन सब चीजों पर भी हमें बहुत बारीकी से, बहुत गंभीरता से चिंतन जी। मंथन करना होगा कि कमियां जहां रह रही हैं उन कमियों को हमें कहीं ना कहीं सुधार करके, और विशेष तौर पे जो 9 जनपदों की मैंने बात करी है कि पहाड़ों के लिए हमें कुछ ना कुछ जरूर सोचना पड़ेगा, कुछ ना कुछ और करने की जरूरत है पहाड़ों के लिए। निश्चित तौर पर। ऐसे में रविंद्र जी, आपके पास आते हुए ये बात भी जरूरी है और इसका जिक्र नीरज कोहली जी की तरफ से भी किया गया, चाहे एजुकेशन या मेडिकल सिस्टम किसी को भी उठाकर हम देख ले तो सिर्फ कुछ जनपदों में, कुछ ही जिलों में इस तरह से यहाँ पर कवायद शुरू की गई है कि वहां के लोगों को लाभ पहुंच सके। अगर एक एग्जाम्पल के तौर पर, उदाहरण के तौर पर सर जिक्र किया जाए कि अगर किसी कोई बीमार हो जाता है एक गाँव में, अगर उसे कोई गंभीर समस्या भी हो गई तो उसे जॉली ग्रांट या फिर तमाम जो देहरादून या फिर अलग अलग जगहों पर बड़े बड़े अस्पताल है वहां के लिए रेफर कर दिया जाता है। अब इस बीच एम्बुलेंस की सुविधा भी वहां पर कम देखने को मिलती है, बल्कि ये तो बहुत जरूरी यहाँ पर चीजें हैं जो कि हर गांव में होनी चाहिए। तो क्या इसको लेकर भी सरकार को कोई बड़ा कदम उठाना चाहिए? देखिए रितु जी, मैं अभी एक दूसरे चैनल पर चर्चा कर रहा था, विषय आपके समान थे। तो जो वहाँ मैंने ध्यानाकर्षण किया है, मैं वही आपका यहाँ दोहरा रहा हूँ। उत्तराखंड में जो लीडरशिप है जी। पहली लीडरशिप पंडित नारायण तिवारी की थी। उनका वर्ल्ड वाइड एक्सपोजर था, वो पूरी दुनिया में क्या हो रहा है उसके जानकार थे और वो यहाँ पर पे अपनी पूरी ताकत से उन्होंने काम किया। स्थिति ये है कि यहाँ की सरकारों ने रियायती मेडिकल शिक्षा शुरू की कि भाई आपकी जो गरीब का लड़का भी एमबीबीएस कर सके। लेकिन उसमें क्या हुआ कि लोगों ने शिक्षा ली, सस्ते में शिक्षा ली और यहाँ से भाग गए। यहाँ उन्होंने सेवा नहीं दी। फिर उनसे बॉन्ड भराने शुरू किए कि भाई अगर आप जो है यहाँ सेवा नहीं देंगे तो आपको जो है वो पढ़ाई लिखाई का सारा खर्चा देना पड़ेगा। उसके बाद कुछ ऐसे हुए कि भगोड़े टाइप के डॉक्टर शिक्षा यहाँ ली और यहाँ से गायब हो गए। फिर जैसे अपराधियों को ढूंढा जाता है वैसे उन डिग्रीधारियों को ढूंढा गया। उस समस्या का समाधान अभी तक नहीं निकला। यहाँ का शिक्षित डॉक्टर जो है वो पहाड़ पे सेवा करने से कतराता है। अगर जो कतराते नहीं है, जिनके मन में जो है इस बात की लगन है। यहाँ पे एक डॉक्टर रमोला होते थे, गांधी शताब्दी जो है यहाँ पे एक रिसर्च इंस्टीट्यूट बना है, वो भी पंडित नारायण तिवारी का ही बना हुआ है। तो उसके वो सीएमएस हुआ करते थे। उनका बेटा डॉक्टर हुआ। उनके बेटे ने अपने पिता की भावनाओं से, अपने पारिवारिक संस्कारों की वजह से यहाँ की स्वास्थ्य सेवा ज्वाइन करी और उत्तरकाशी में उसकी ड्यूटी लगी। तो वहाँ पे उसने शिकायत की कि पिताजी जो है मुझे उत्तरकाशी में, मैं एमएस हूँ, आपका जो है मैं आपका शल्यक हूँ, मैं सर्जन हूँ, लेकिन यहाँ पर पे जो है वो ऑपरेटर के ऑपरेशन जो है थिएटर नहीं है और मुझे यहाँ पर जो है वो सिर दर्द का, बदन दर्द का जो है आपके दवा लिखने के अलावा कोई काम है नहीं। वो लड़का इतना दुखी हुआ कि उसने जो कदम उठाया वो फिर 6 महीने बाद उसके परिणाम आए। कैसे आए कि उसने अपनी माँ को सियाचिन से वीडियो भेजे कि मैं अब यहाँ पे तैनात हूँ। उसकी माँ रोती रही, झींकती रही। उनके जो है वो पिता थे, वो सरकारी तंत्र के हिस्से थे। उनके सामने जिक्र आया तो सारी बातें लोबोलोबा ये आया कि उस कुंठित लड़के ने चुपचाप यहाँ से नौकरी छोड़ी और सेना की मेडिकल कोर जो है ज्वाइन की और सियाचिन में अपनी जो पोस्टिंग मांगी।
और वहां से भेजा कि पिताजी जो है काम यहाँ पे हो रहा है, आपके उत्तरकाशी में कोई काम नहीं हो रहा। तो ये तो स्थिति है। जहां तक और शिक्षा की बात है, पंडित नरेंद्र तिवारी ने टेक्निकल यूनिवर्सिटी बनाई थी यहाँ पे। वो शुरुआत में ठीक चली, उसके बाद जो है बड़े अफसरों की पत्नियां वहाँ की डीन बनने लगी, वहाँ की कुलपति बनने लगी, और वहाँ के जो है वो फैकल्टी को धमकाने लगी। आज की तारीख में टेक्निकल यूनिवर्सिटी जिस सपनों के साथ बनाई गई थी, वो सपने कभी के ध्वस्त हो चुके। तो शुरुआत अच्छी हो तो उसका अंत भी अच्छा हो, ये कोई आवश्यक नहीं होता। बीच में ऐसा नेतृत्व आया है जिसे कोई कल्पना दृष्टि नहीं थी, कोई एक्सपोजर नहीं था। अफसर जो है उन्हें सलाह देते हैं, वो मान लेते हैं। अफसर जो है वो विशेषज्ञता के नाते विदेश यात्राएं करते हैं, अध्ययन यात्राएं करते हैं, मंत्री अध्ययन यात्राएं करते हैं। वहां से क्या सीख के आते हैं, आज तक जो है कोई लिखित दस्तावेज हो ऐसा हमारे सामने कुछ नहीं। तो जैसा जो है नीरज ने बोला है कि यहाँ पर जो है वो औसतन जो है वो एक मुख्यमंत्री का कार्यकाल जो है वो 2 साल कुछ महीने बैठता है। तो इतने में तो शासन समझ में आता है। उसके बाद आदमी प्लानिंग करता है, पता लगा कि उसकी कुर्सी छिन गई है। अभी एक जो है वो यूके SSSC एक मामला हुआ है यहाँ पे, उसमें एक लड़का नकल करते हुए पकड़ा गया, उसे नकल करवाने वाला पकड़ा गया, लेकिन जिन्हें आंदोलन का चस्का लगा हुआ है, लगता है आंदोलन से वो विधायक बन जाएंगे, मंत्री बन जाएंगे, उन्हें बवाल खड़ा किया। एक व्यक्ति की नकल पे यहाँ पे पूरी परीक्षा की CBI जांच होगी। अब हमें भी जो है उसकी इंतजार है कि भाई एक इस तरह के छोटे से मामले में CBI ने केस ले कैसे लिया, ये आश्चर्य की बात है। निश्चित तौर पर देखिए ऐसे कई मुद्दे हैं जिसको लेकर लगातार सवाल भी उठते प्रदेश में रहे हैं, और इसमें जो राजनीतिक माहौल है वो भी गर्माया है। लेकिन अगर प्रदेश में आज कुछ बदलाव हुए हैं, उसकी तकदीर बदली है, तो उसका श्रेय सिर्फ एक पार्टी को नहीं जाता है। हर राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टी का अलग अलग यहाँ पर जो महत्वपूर्ण भूमिका है वो है। बहरहाल आप दोनों मेहमान हमारे साथ जुड़े और इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की है, उसके लिए आप दोनों का बहुत शुक्रिया।